तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 और व्याख्या वाले पोर्शन के एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज जो कहीं नहीं मिलते। और हाँ, ये सारे एमसीक्यूज लास्ट ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं, फालतू एमसीक्यूज आपको नहीं मिलेंगे। सो अच्छे से प्रिपेयर करना। cclchapter.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज एक साथ अरेंज करे गए हैं ताकि आप टेस्ट दो, एग्जाम के टाइम में धक्के ना खाने पड़े, एक बार इधर नहीं घूमना पड़े। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से सीधा जाना और टेस्ट देके जरूर देखना है। पहले वीडियो देख लेना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन उधर मिल जाएगी। उसके अलावा जो है बाद में जो है आप टेस्ट दे लेना, और अगर टेस्ट में आप सारे एमसीक्यूज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, पूरा स्कोर हो जाता है आपका, मतलब गलत नहीं कर पाते आप एमसीक्यूज को। सिलेबस अपना चेक कर लेना कौन कौन से चैप्टर है, यहाँ पे हर एक चैप्टर आपको मिलेगा, तो सिलेबस के हिसाब से उनको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिपीटेडली यही आते रहते हैं एग्जाम्स में। चलो अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 के अंदर जो है मैंने दूसरे वाला पोर्शन जो है आपका कहानी वाला, उसके जो है सारे एमसीक्यूज समझा दिए थे। अगर वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी देख सकते हो मन करे तो। चलो अब पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। क्वेश्चन है, मुझसे मिलने को कौन विकल। ये देखो व्याख्या वाले में ऐसे ही आएंगे शब्द अजीब अजीब से। अब शुरू करते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो गीत है, यह प्रश्न उर में क्या भर रहा है, क्या भरता है। शिथिलता, चंचलता, विह्वलता आएगा, विह्वलता है शायद। उपरोक्त सभी क्या क्या वो हमारे उसमें भर रहा है, वो है। देखो आप आते ही पहले तो दिमाग में आएगा यार कुछ समझ तो आ नहीं रहा। एक काम करते हैं, उपरोक्त सभी जच रहा है ना, इसको ठोक देते हैं। तुक्का लग जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नंबर कट जाएगा। विह्वलता है, विह्वलता जो भी है ये, तो ये भरता है वो, और कुछ नहीं भर रहा वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे, पेड़ों से, नीडों से, घरों से, खेतों से। जो बच्चे हैं यहाँ पे किसके बच्चों की बात हो रही है, वो आपको पता है, पंछी के बच्चों की। तो वो नीडों से, नीडो मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे, नीडों से, ठीक है ना। जो शब्द है ऐसे एज इट इज जैसे उन्होंने पेपर में दिए हैं वैसे वैसे उठा के हमने चिपका दिए हैं, तो नीडों से वो झांक रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्म परिचय कविता किसके द्वारा लिखित है। ये तो एक ही बार मिला था पुराने से जमाने के पेपर में, बट अभी नहीं मिलता ये, ठीक है। फिर भी याद रख लेना किसने लिखी हुई है ये कविता। इस कविता के लेखक कौन है, वो है हमारे हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं, कोयल के, मैना के, चिड़िया के, या फिर मोरनी के। तो वो है चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा। आपने चैप्टर पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में है, वो नीडों से झांक रहे होंगे, ऐसा कुछ लाइनें हैं वहां पे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी किसको माना गया है, कवि को, सूर्य को, चिड़िया को, प्रत्याशा को। वो किसको माना गया है, वो है सूर्य को जो है दिन का पंथी माना गया है। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है, कारीगर, प्रेमी, तपस्वी, थकापंथी। तो वो कौन है जो रास्ते में रात होने के डर से जो है भयभीत रहता है, वो है थकापंथी, यानी थकने के बाद जो भी यात्री वात्री हैं वो डर जाते हैं। समाज ने कवि के फूट पड़ने को क्या कहा है, आंसू बहाना, छंद बनाना, बहाने बनाना, अभिनय करना। तो उसको क्या कहा गया है, वो है छंद बनाना। एक गीत कविता में, एक गीत ये कोमों में भरनी चाहिए थी वैसे हमको। कविता में समय को कैसा माना गया है, स्थिर, भयानक, तीव्र, परिवर्तनशील। कैसा माना गया है इसको, परिवर्तनशील इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि की हताशा और निराशा का कारण क्या है, बच्चे की मृत्यु, पत्नी से तलाक, परिवार से बिछड़ना, भाई की मृत्यु। क्या कारण है जो वो इतना नाराज है, वो है परिवार से बिछड़ जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं, शिथिलता, चंचलता, विह्वलता, उपरोक्त सभी। कैसे कैसे भाव आ गए उसके अंदर, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करके आए थे, वही है, वो वही भाव है, विह्वलता वाले भाव, ठीक है। तो देखो ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है, पर चैप्टर के हिसाब से 10-15 ऐसे मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में वही रिपीट चलते रहते हैं, तो क्या ही करें। चलो, और हाँ, जो चैप्टर सिलेबस से बाहर है तो उनको स्किप कर देना। मैं मतलब वीडियो में कटे से मिलेंगे आपको, नीचे से वो स्क्रॉल वाला जो जुगाड़ होता है उसमें आपको अलग अलग से मिल जाएंगे हर एक क्लास के, तो वो आप देख लेना, आपको आता है इतना थोड़ा बहुत तो, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, पतंग। इसके एमसीक्यूज। पतंग
पतंग उड़ाते बच्चों को महज एक धागे के सहारे कौन थाम लेती है? पतंगों की ऊंचाइयां, सीढ़ियां, मुंडेर, रोमांचित शरीर का संगीत। कौन थाम लेता है उसको थाम लेता है पतंगों की ऊंचाइयां। मतलब वो इतना ऊपर है कि गर्दन ऊपर करके देखना पड़ता है। पतंगों की ऊंचाई उनको थाम लेती है। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक बताया गया? प्रकाश का, कोमलता, सफेदी, गर्माहट का। तो उसको किसका? कोमलता का। सफेदी का मत ठोक देना वहां पे जाके, कोमलता का प्रतीक बताया गया उसको। पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसको कहा गया है? लाल सवेरे को, बोछार को, साइकिल को, सूरज को या फिर सूर्य को? वो कहा गया है लाल सवेरे को, मतलब जस्ट सनराइज हुआ है वो वाला मोमेंट। पतंगों की ऊंचाइयां कैसी कही गई है? फड़कती, कड़कती, धड़कती, सड़कती, सरकती। तो वो कैसी कही गई है? मतलब बड़े अजीब अजीब से वर्ड है। धड़कती कही गई है वो, ठीक है क्या? धड़कती, धड़क धड़क। पतंगबाजों के पैर कैसे कहे गए हैं? साफ, बेचैन, सुंदर, सपाट। तो वो कैसे कहे गए हैं? वो बेचैन कहे गए हैं। वो पतंगबाजों के जो पैर हैं वो बेचैन हैं। पतंगबाज किसके सहारे उड़ते दिखाए गए हैं? धागे के सहारे, पतंग के सहारे, रंध्रों के सहारे, उंगलियों के सहारे। किसके सहारे उनको उड़ता हुआ दिखाया गया? रंध्रों के सहारे उनको उड़ता हुआ दिखाया गया है। उड़ाई जाने वाली सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? भैया इतना पूरा मतलब ऐसे कड़क कड़क क्वेश्चन आए और उसके बाद इतना, हाँ मजा आ गया। कितना आसान क्वेश्चन। पतंग, तितली, वायुयान या फिर रॉकेट? क्या है? आप इसका तो बता देना बिल्कुल से। अगर इसका मतलब दिमाग में सोचते रहा करो, क्वेश्चन दिखते ही आंसर आ जाना चाहिए जबान पे। नहीं आ रहा है मतलब याद ही नहीं है वो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चैप्टर है, दो पार्ट है इसके अंदर। कविता के बहाने बात सीधी थी पर क्या? आगे की बात आगे बताएंगे हम, है ना। सीधी बात किसके चक्कर में फंस गई? दर्शन के चक्कर में, तर्कशास्त्र के, विज्ञान के या फिर भाषा के चक्कर में? भाषा के चक्कर में अटक के रह गई थी वो बात उसकी। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तोड़ने मरोड़ने, उलटने पुलटने, घुमाने फिरने, उपरोक्त सभी। क्या कर दिया उसने ऐसा कि और पेचीदा हो गई? उसने सारा कुछ कर दिया, जो उस पर तोड़ा मोड़ा, घुमाया, उल्टा पुल्टा, सब जो कर सकता था वो सब कुछ कर दिया और उससे और पेचीदा हो गई क्योंकि उससे काबू नहीं आ रही थी वो बात। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? पेच, खिलौने, भाषा, बच्चे। किसके समान खेल रही थी? बच्चे के समान। यानी कि जैसे बच्चे काबू नहीं आते ना, वैसे उसकी बातें जो है वो जो बताना चाह रहा है वो काबू नहीं आ रही थी कि क्या, मतलब कंफ्यूजन, डाउट सब भरे हुए थे। भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है? पेचीदा, सरल, दिव्य, सौम्य। तो वो कैसी हो गई भाषा? मतलब घुमाने फिराने से और ज्यादा पेचीदा हो गई। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, थोड़ा बस भावनाएं समझ जाओगे तो आ जाएगा। भाषा के क्या करने से और अधिक पेचीदा हो गई? मतलब तोड़ने मरोड़ने से और अधिक पेचीदा हो गई, उलटने पुलटने से पेचीदा, घुमाने फिराने जो भी कुछ किया उसने वो पेचीदा हो गई। अभी वही सिमिलर क्वेश्चन, भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो गई? वो हो गई पेचीदा। आंसर सेम है तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। बात की चूड़ी मर गई से यहाँ पे जो ये बात लिखी गई है, सेंटेंस है, इससे कवि का मतलब क्या है? समझ नहीं आना, प्रभावहीन होना, बहस करना, तर्कपूर्ण होना। तो वो क्या है? प्रभावहीन होना। देखो 5 ही है क्योंकि एग्जाम में इसमें से कम ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। कैमरे में बंद अपाहिज, पोएम नंबर 4। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है ये? मतलब क्रूरता की, दया की, ममता, सहानुभूति की। क्रूरता, सरेआम क्रूरता को दिखाया गया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा, समाचार और खेल, दर्शक और अपाहिज रोते हुए, नए और पुराने कार्यक्रम। वो क्या दिखाना चाहता है? वो दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाना चाहता है। कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? कैमरे, ये जो है यहाँ पे एक सेंटेंस है, कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के आधार पर बताइए। अद्भुत, दिव्य, रोचक, अलौकिक। कैसा होना चाहिए वो कार्यक्रम? वो रोचक होना चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए बस। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, दुर्बलता या फिर करुणा को? तो वो क्या है? संवेदनहीनता को दिखाया गया है यहाँ पे। पर्दे पर किसकी कीमत है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन है। पहलवान की, पत्रकार की, वक्त की या फिर अपाहिज की?
वो किसकी कीमत है? वक्त की कीमत है, कि पर्दे पे जो समय बिता रहे हो आप कितना कीमती होता है वो। क्या पता आपको कहीं काम पे जाना हो या पेपर देने जाना हो। दूरदर्शन पर किसको लाया गया? पहलवान को, अपाहिज को। ये तो मोदी को भी चिपका दिया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे कुछ और था तो हमने कुछ और भर दिया मजा आना चाहिए ना एक आध ऑप्शन पढ़ते टाइम। तो दूरदर्शन पर किसको लाया गया? अपाहिज को लाया गया, और जिसके बारे में जिक्र हो रहा है उसी को तो लाएंगे, और किसको लाएंगे। चलो, सहर्ष स्वीकारा है, पोएम नंबर 5। सहर्ष स्वीकारा है कविता किसके द्वारा लिखित है? रघुवीर सहाय। मतलब लेखक के बारे में पूछ रहे हैं इन सिंपल, कि किसने इसको लिखा है। वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रख लेना, एक बार आ गया था एग्जाम में। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई? कमजोर, दृढ़, संवेदनशील, समर्थ। कैसी हो गई थी कवि की आत्मा? वो हो गई थी कमजोर। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? आकाश में, वायु में, बादलों में, अंधेरी गुफाओं में। कहाँ छिप जाना चाह रहा है वो अंधेरी गुफाओं में चले जाना चाह रहा है, कहीं नहीं चाहिए उसको, नहीं चाहिए कुछ भी अब। सहर्ष स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है? खत्म, बर्दाश्त, कम या फिर ज्यादा। तो वो क्या नहीं होती? बर्दाश्त नहीं होती अब उससे। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, गुहाओं के विवरों में, ये लाइन लिखी हुई है। यहाँ विवरों जो है ये शब्द है, इसका मतलब क्या है? बादल, बिल, गुफा, शिविर। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है? बिल, ठीक है ना। क्या है? बिल। गुफा मत ठोक देना, गुफा में आपका दिमाग जल्दी जाएगा। सहर्ष स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है? बाहर, भीतर, चारों तरफ, सर्वत्र। मतलब सभी जगह, चारों तरफ और सभी जगह में से फर्क क्या होता है? तो वो कहाँ है? भीतर। कवि ने गरीबी को कैसा बताया है? सुनहरी, गर्बीली, रंगीन, जोशीली। तो ये जो गरीबी है इसको गरीबी को गर्बीली बताया गया है, और क्या ही बताता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवेष्टित। बड़ा ही खतरनाक शब्द है ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? पगड़ी, परिजन, चारों ओर से घिरा हुआ, या फिर परिक्रमा। तो इसका मतलब क्या है? चारों ओर से घिरा हुआ। देखो आंसर अपने को यार याद है, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि सर को यार इतने मतलब अच्छे से कैसे पता है हर एक ऑप्शन का, क्योंकि यार हमने ही लिखे हुए हैं ये, ठीक है। वैसे चैप्टर में सारे ढूंढ ढांड के लिखे हैं, आंसर तो वैसे भी एग्जाम वाले देते नहीं हमको, तो हमने ढूंढ ढूंढ के हर एक कविता में से स्पेशली लिखा है। अगर एक आध में गलती मिलती है आपको कमेंट में बता देना, मैं अपडेट कर दूंगा वेबसाइट के ऊपर। और उसके साथ में जो है, जो मतलब वीडियो के कमेंट में देख लेना, अगर एक आध गड़बड़ होती है तो उसको पिन कर दूंगा मैं कमेंट को, ठीक है। और मैं भी कमेंट को मतलब इम्प्रूव कर दूंगा उसको, ताकि आपको पता लग पाए कि कौन कौन से चैप्टर के कौन से एमसीक्यू में गड़बड़ है। वैसे वेबसाइट पे सारे अपडेटेड मिलेंगे आपको। चलो जी, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ऊषा चैप्टर से। ऊषा जो है ये कविता किसके द्वारा लिखित है? बस क्या ही बोले ये, अगर ये देखो याद करना पड़ेगा, क्या करें इनका। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा ये लिखित है। ऊषा जो कविता है इसमें प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? केसर, शंख, सिंदूर। तो उसको जो है शंख के जैसा बताया गया है। उषा का जादू, ये जादू नहीं है, जादू है, ये गड़बड़ हो गई है। उषा का जादू टूटने का समय क्या है? सूर्यास्त, सूर्योदय, प्रदोष, प्रहर। बड़े अजीब है, सूर्योदय, ठीक है ना। जादू, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने, सूर्य जब उदय हो जाता है उसके बाद उषा का जो जादू है वो टूट जाता है। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? अभी तो पढ़ के आए यार, अभी मतलब किसके, उषा का जादू टूट जाता है जब सूर्योदय हो जाता है। सूर्य से पहले किसका जादू हो गया? ऑब्वियस सी बात है यार, समझ जाओ ना, उषा का जादू होगा, और किसका होगा? राख से लिपा हुआ क्या बताया गया? राख से लिपा हुआ चौका। क्या ये मतलब अगर आप कविता ही पढ़िए ना, जस्ट वहीं पे लिखा हुआ है राख से लिपा हुआ चौका, बस, ठीक है। वो याद रख लेना, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी यार, अब भी याद है मेरे को ये। राख से लिखा हुआ लिपा आना था यार, ये क्या मतलब, ये लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे भी लिपा हुआ था शायद वहाँ पे। देखो मैं इसको क्रॉस कंफर्म करके अपडेट कर दूँ। आई थिंक तो लिपा हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिपा हुआ चौका है वो, आई थिंक, ठीक है ना। वो मैं देख लूँगा एक बार, बाकी मेरे हिसाब से तो वही है। ये हिंदी में गड़बड़ हुई है यार, हिंदी लिखना बड़ा मतलब बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो पीसी जो है ना, आजकल के जो पीसी आने लगे हैं, या फिर जो भी जहाँ पे भी लिखेंगे वो
हिंदी सपोर्टेड इतने अच्छे नहीं है, इंग्लिश सपोर्टेड है सारे के सारे, तो हिंदी लिखना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाता है और वो कुछ भी लिख देते कई बार। बाकी कोशिश रहती है कि सही से सही ही लिखा जाए। राख से लिपा हुआ चौका कैसा बताया गया है? सूखा, गीला, सफ़ेद और या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसको जो है गीला बताया गया है यहाँ पे। बादल राग, अगला चैप्टर आ गया है, मतलब पोयम है। बादल राग किसने लिखी है ये याद रख लेना, क्वेश्चन कोई सा कवि जरूर आता है, इससे समझ रहे हो ना आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसने इसको लिखा हुआ है। चलो मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अभी। क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है? निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, शोषित वर्ग। यहाँ पे जो है मेन जो अमीर लोग हैं ना वो भयभीत हो जाते हैं, पूंजीपति वर्ग जो है भयभीत हो जाता है। बादलों का यहाँ पे क्रांति के दूत बादल यहाँ पे बताए गए हैं कविता के अंदर, मतलब कि क्रांति चल जाती है श्रमिकों मतलब या फिर जो मजदूर वर्ग है उनके द्वारा क्रांति चलती है, जिससे सबसे पहले कौन घबराता है? पूंजीपति वर्ग घबरा जाता है। अरे आंसर दिखा दो यार। शीर्ण शरीर किसको कहा गया है? बालक को, महिला को, सैनिक को, किसान को। तो शीर्ण शरीर किसको कहा गया है? किसान को, किसान के शरीर को शीर्ण शरीर कहा गया है। गगन स्पर्शी कौन है? बादल, मृदा, मणि, नागमणि नहीं है ये, मत्स्य। तो ये गगन स्पर्शी किसको कहा गया? देखो आकाश में क्या दिखाई देते हैं? मिट्टी। कौन सी दुनिया का आसमान है भैया ये? पृथ्वी वाला तो नहीं लग रहा मुझे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, बादल जो आकाश में दिखाई देते हैं गगन स्पर्शी हैं, ठीक है ना। अरे आंसर दिखा दो यार, ये मतलब कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। निराला ने जीर्ण बाहु किससे कहा है? रोगी को, वृद्ध को, कृषक को या फिर किसान भी कह सकते हैं आप इसको, किसान को या फिर बालक को। तो वो किसको कहा गया? जीर्ण बाहु, किसान को। भी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन था, देखो शीर्ण शरीर किसे कहा गया है? किसान को। और यहाँ पे भी जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर, वहीं पे एक ही लाइन है वो पूरी, ठीक है ना। आप पढ़ोगे जब पोयम तो पता चल जाएगा, जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर ऐसा कुछ है। तो वो किसके बारे में जिक्र हो रहा है वहाँ पे? कृषकों के बारे में, यानी किसानों के बारे में जिक्र हो रहा है। बादल राग कविता में कवि ने सुखों को कैसा बताया है? स्थिर, अस्थिर, मायावी, अदृश्य। तो कैसा बताया गया कविता के अंदर? अस्थिर बताया गया, मतलब सुख पूरी जिंदगी नहीं रहते, वो कभी भी भाग जाते हैं। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यहाँ पर विप्लव जो है ये शब्द है, इसका मतलब क्या है? क्रांति, बादल, नौका, आवाज। तो इसका मतलब है क्रांति। वो मतलब कविता में आप पढ़ोगे ना पता लगेगा, हे विप्लव के बादल, यानी कि हे क्रांति के दूत बादल, ऐसा कुछ व्याख्या बनती है। तो विप्लव का मतलब वहां पे होता है क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणतरी से भरी होने की बात कही गई है? खाद से, आकांक्षाओं से, पानी से या फिर धन से या पैसे से। तो वो किससे भरी हुई है रणतरी? आकांक्षाओं से भरी हुई है। क्रांति संसार में क्या लाती है? दुख और अशांति, सुख और शांति, सुख और अशांति, दुख और शांति, मतलब सारे ही आ गए यार। तो ये क्या लाती है? पहला तो सुख लाती है, बहुत सारे लोग सुखी हो जाते हैं क्रांति आने के बाद में, लेकिन उसके साथ साथ अशांति भी लाती है, यानी कि सुख और अशांति। ये गया ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है। केशव का सुकुमार शरीर किससे में हंसता रहता है? रोग शोक में, गर्जना में, सुख में या फिर निराशा में। तो किसमें? रोग शोक में हंसता रहता है। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? अजायब घर, आतंक भवन, योग भवन, व्यायामशाला। तो उसको क्या कहा गया है? आतंक का भवन कहा गया है। अरे चलो आगे बढ़ते हैं। कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, पोयम नंबर 8। इसके एमसीक्यूज करते हैं। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? मेघनाद, हनुमान। देखो वैसे तो देखो हनुमान के पास तो जाएगा नहीं रावण, विभीषण पार्टी बदल चुका था। देखो रामायण तो सबको याद होगी ऑलमोस्ट, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं, कुंभकर्ण के या फिर मेघनाथ के, दो ही ऑप्शन बचते हैं। तुक्का मारना तो मार भी सकते हो, याद है तो अच्छी बात है, कुंभकर्ण के पास वो जाता है वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है? अरे जिसका भाई मूर्छित हुआ है वही विलाप करेगा, राम करने लगता है यार, ऑब्वियस सी बात है। अर्धराती गई कपि नहीं आयु काव्यांश में किस पात्र के में आने का वर्णन किया गया है? यानी कि सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जटायु। यानी कि यहाँ पे अर्धराती गई कपि नहीं आयु, मतलब आधी रात बीत गई वो अभी तक नहीं आया। कौन? हनुमान जी, जो पहाड़ पे वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, वो अभी तक आधी रात बीत गई। राम सोच रहा है कि कहाँ रह गया हनुमान, उसको तो आना था यार। तो हनुमान जी के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है। भरत के बाहुबल एवं शील के प्रशंसक का नाम लिखिए।
रावण, राम, हनुमान, सुग्रीव। तो वो कौन है? भरत के बाहुबल का प्रशंसक, वो है हनुमान। अगला क्वेश्चन है, निज जननी के एक कुमारा पंक्ति जो है किस पात्र ने कही है? ये बात जो है किसने कही है? भरत, राम, लक्ष्मण, हनुमान ने। देखो भैया, अभी कहानी आपको पता है, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं तो राम जी ही कहेंगे ये बात, ठीक है। किसने कही है? राम ने। श्री राम के अनुसार किसकी हानि कोई विशेष हानि नहीं होती? माँ की, भाई की, पत्नी की या फिर पिता की? तो यहाँ पे जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जब भाई बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, तो वो बोलता है पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती, भाई की हानि बहुत कीमती होती है। तो पत्नी की हानि। लोगों में कौन सी भावना नहीं रही? रोजी रोटी की, अच्छे बुरे की, सुख दुख की, धर्म और अधर्म की? तो किसकी? मतलब पुराने जमाने की बात है, धर्म और अधर्म पे बड़ा झगड़ा होता था, तो उसी की बात, अब उसी की भावना अब नहीं रही। सहेहू हिम आतप बाता, यहाँ पे जो बाता शब्द है इसका मतलब क्या है? हवा, धूप, शांति या फिर शीत? तो यहाँ पे क्या है? वो हवा। अरे आंसर क्लिक हो जा। सहेहू हिम आतप बाता, आतप का देखो एक ही लाइन है ये, सहेहू हिम आतप बाता। यहाँ पे बाता का मतलब पूछ लिया, अब यहाँ पे आतप का मतलब पूछ लिया। अभी उसका तो पता लग गया, बाता मतलब हवा, अब पूछ रहे हैं आतप। हवा, धूप, शांति, शीत, वही सेम ऑप्शंस दे दिए हमको। तो अब क्या है? अब रहेगा आतप का मतलब धूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कभी अपना पेट किस प्रकार भरता है? कभी, कभी तो नहीं है, कभी आएगा क्या यहाँ पे? आई थिंक कभी आना चाहिए ना, कभी थोड़ी ना होता है कुछ भी। जो भी है देखते हैं, चेक कर लेना इसको, थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है मुझे, कभी हो सकता है यहाँ पे। भीख मांग कर, भजन गाकर, काम करके, लिख कर। तो वो भीख मांग कर जो है अपना पेट, अपना जीवन यापन कर रहा है। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, मुझे तो बड़ा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे ही पूरा। चलो अगला क्वेश्चन, इसको चेकआउट कर लेना, इसको थोड़ा देख लेना आप लोग। तुलसीदास जी कहाँ सोते थे? मस्जिद में, मंदिर में, घर में या फिर धर्मशाला में? वो सोते थे मस्जिद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण क्या लग रहा था? देवता, यमराज, दानव या फिर पहाड़? अभी भैया वो मौत के समान दिख रहा था, यानी यमराज के जैसा वो दिखाई पड़ रहा था। आई थिंक लास्ट आ गया नहीं। छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, पोएम नंबर 9। कवि ने, पहला क्वेश्चन है, कवि ने अभिव्यक्ति रूप बीज किस पर बोया था? कागज के पन्ने पर, आंगन में, खेत में या फिर छत पर? वो अभिव्यक्ति रूपी बीज है ना भैया, कागज के पन्नों पर ही उगता है और कहीं नहीं उगता, तो कागज के पन्नों पर ही बोया गया था वो। कवि का छोटा खेत किस आकार का था? चौकोना, तिकोना, आयताकार, वक्र? तो वो कैसा था? वो था चौकोना, 4 कोनों वाला, यानी कि कुछ ऐसा, ये ऐसे वाला, ठीक है। मतलब अरे टेढ़ी लाइन, आदत खराब। चलो ऐसा सीधा कर लेना, हम दोबारा बना देते हैं, ये लो, ठीक है। अब ठीक है, चलो ऐसा था चौकोना। साहित्य का रसायन क्या है? श्रद्धा, सम्मान, कल्पना, जल्पना? ये जल्पना क्या होती है? कल्पना है, ठीक है ना, आंसर रहेगा। साहित्य का रसायन क्या होता है? कल्पना। कल्पना के बेस पे पूरा साहित्य रचा जाता है। लुटते रहने से जरा भी कम क्या नहीं होती? संपत्ति, रसधारा, औषधि या फिर पुस्तक? तो वो क्या है? रसधारा, जो कभी भी कम नहीं होती। रस का पात्र कैसा है? अक्षय, कमजोर, नीरस, निंदनीय? तो वो कैसा है? अक्षय, यानी कि अमर है वो तो बिल्कुल। नम में पंक्तिबद्ध बुगलों के पंखों ने कवि की कौन सी इंद्रिय को चुराया? कान, आंख, नासिका, रसना? किस चीज को उसने चुरा लिया? उसकी आंखों को, यानी कि उसको जो बगुले हैं ना वो बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो वो उनकी आंखों को चुरा कर ले जा चुके हैं। नभ में पंक्तिबद्ध कौन थे? हंस, चातक, बगुले, पीक? अब चैप्टर किसके बारे में? वैसे बगुलों के बारे में ना, तो बगुला ही रहेगा आंसर भी, ऑब्वियस सी बात है। बगुलों के पंखों का रंग कैसा होता है? काला, हरा, नीला, सफेद, मटमैला? कैसा है वो? सफेद। बगुले को तो देखा होगा, फोटो देख लेना, नहीं देखा तो सफेद होता है वो, तो पंख भी कैसे होंगे? सफेद ही होंगे। चलो ये आई थिंक लास्ट चैप्टर। रुबाइयाँ, गजल, दो ही नाम, मतलब अलग अलग नाम है इसके, रुबाइयाँ फिर या फिर गजल भी कहा जाता है। सदके फिराक एजाजे सुखन है कि कैसे उड़ा ले ये आवाज? बड़ी अजीब सी लाइन है। इस पंक्ति में भाषा कौन सी है? तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान, ब्रज भाषा, उर्दू, फारसी? मुझे तो भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी कि उर्दू ही लग रही है मुझे तो ये। चलो जी उर्दू ही है फिर तो, ठीक है। उर्दू फारसी भाषा है, क्योंकि अपनी भाषा तो नहीं है ऐसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फितरत शब्द का क्या मतलब है? आकर्षण, विकर्षण, आदत, सलामत?
तो जो ये फितरत है इसका मतलब क्या होता है? आदत, आदत लगी हुई है इनको। गजल की साहित्य में अधिक प्रसिद्ध है उर्दू, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत में। किस में लग रहा है आपको गजल? वो है उर्दू में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, उर्दू भाषा के शब्द है, फारसी भाषा के, तो उर्दू में मिलेगी। जरा जर्रा जर्रा सोए हैं वक्त में, जो है जर्रा जर्रा ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा या फिर कण कण, बूढ़ा, जाड़ा सा। तो वो कौन है? मतलब कि हर एक चीज, जर्रा जर्रा का मतलब होता है यहाँ पे कण कण, मतलब कण कण जो है सोया हुआ है। रुबाइयां कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? खिलौने के, पटाखे, राखी के, या फिर मिठाई के? मिठाई के लच्छे होते हैं, मैंने तो पहली बार सुना है। राखी के लच्छे चमक रहे हैं, ठीक है। रुबाइयां में किस रस का प्रयोग किया गया? शांत, वीर, वात्सल्य, या फिर करोड़? ये करोड़ रस कौन सा होता है? वात्सल्य रस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये थे आपके एमसीक्यूज कंप्लीट, आपकी बुक हो चुकी है। वीडियो थोड़ी ठीक ठाक ही बन गई है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई। तो ये था आपके बाद आपको जो है एमसीक्यूज एग्जाम में जो पूछे गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट बुक के, एक पोर्शन के और दूसरे पोर्शन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो कुल मिला के आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आने वाले हैं और ज़्यादातर आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना, टेस्ट दे के जरूर से देख लेना। वेबसाइट है CCL चैप्टर। वैसे तो अगर आप पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं आपको पता चल ही गया होगा कि CCL चैप्टर भाई हमारी साइट है, ठीक है। वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाके आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी 12th क्लास से रिलेटेड। तो आपके जो जो काम की है, मतलब लिख ही रहे हैं, हम भी रेगुलर बेस पे अपडेट करते रहते हैं साइट को, तो लिखे जा रहे हैं हम भी कंटेंट। जो जो आपको मिल रहा है आपके काम का है, इस्तेमाल कर लो। सब कुछ फ्री है, लॉगिन वोगिन जो भी कुछ होता है कचरा वचरा जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, वो सारी चीज़ें हमने हटा रखी हैं। यानी कि ना आपको लॉगिन करना ना कुछ, आओ इस्तेमाल करो और चले जाओ। इतना काम है, इतना तो आप कर ही सकते हो। और ये इतना ईजी फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें? क्योंकि ताकि आपके अच्छे स्कोर आया और आपका फ्यूचर अच्छा बन जाए। चलो जी, वीडियो करते हैं ख़त्म। और मैं कवर करने वाला हूँ, बता दूं आपको, क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अब बोलोगे सर बाकी सब्जेक्ट कहाँ रह गए? तो भैया लगे हुए हैं हम भी, टाइम नहीं मिलता इतना, ठीक है। तो करेंगे सारे, बट पता नहीं कब होंगे। वो लगे हुए हैं, रेगुलर बेस पे आती रहती है वीडियोज़। तो चलो बाय बाय। आपके जो जो काम की वीडियोज़ मिलती हैं वो आप देख के सीख सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।